हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 5 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो हम माइक्रोसिटिक एनीमिया में सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनीमिया ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस। तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस है उसमें कोई मसला होता है, मतलब प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस डिफेक्टिव हो जाती है, प्रोटोपोरफायरिन कम बनता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होता है। तो क्या होता है, डिक्रीज प्रोटोपोरफायरिन है तो उसकी वजह से क्या होगा, हीम कम बनेगा। क्योंकि हीम किस तरह बनता है हमारे पास, आयरन प्लस प्रोटोपोरफायरिन से। तो जब प्रोटोपोरफायरिन कम होगा तो हीम कम बनेगा, हीम कम बनेगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा। हीमोग्लोबिन किस तरह बनता है हमारे पास, हीम प्लस ग्लोबिन से। जब हीम कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, तो क्या होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा। तो अब हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन किस तरह बनता है। प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसाइज विया सीरीज ऑफ रिएक्शंस। प्रोटोपोरफायरिन हमारे पास कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं उसके बाद बनता है। तो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, अमाइनो लेवलिनिक एसिड सिंथेटेज ALAS कन्वर्ट सक्सिनाइल CoA टू अमाइनो लेवलिनिक एसिड ALA यूजिंग विटामिन B6 एज अ कोफैक्टर रेट लिमिटिंग स्टेप। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास सक्सिनाइल CoA कन्वर्ट होता है ALA में, मतलब अमाइनो लेवलिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और इसमें हमारे पास एंजाइम कौन सा चाहिए होता है, अमाइनो लेवलिनिक एसिड सिंथेटेज। और इसके अलावा विटामिन B6 एज अ कोफैक्टर इस स्टेप में चाहिए होता है, और ये हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप है। नंबर 2 स्टेप क्या है, अमाइनो लेवलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज ALAD कन्वर्ट्स ALA टू पोर्फोबिलिनोजिन। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास जो ALA अमाइनो लेवलिनिक एसिड बन गया है वो कन्वर्ट होता है पोर्फोबिलिनोजिन में। और इस स्टेप में कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, अमाइनो लेवलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज। थर्ड स्टेप क्या है, एडिशनल रिएक्शंस कन्वर्ट पोर्फोबिलिनोजिन टू प्रोटोपोरफायरिन। अब क्या हो गया, हमारे पास पोर्फोबिलिनोजिन बन गया, उसके बाद कुछ रिएक्शंस होते हैं और प्रोटोपोरफायरिन बन जाता है। जब प्रोटोपोरफायरिन बन जाता है तो उसके बाद चौथा स्टेप क्या है, फेरोचिलेटेज अटैचेस प्रोटोपोरफायरिन टू आयरन टू फॉर्म हीम। फाइनल रिएक्शन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या होगा कि हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन जो है वो आयरन के साथ अटैच होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हीम बनेगा। और इस स्टेप में कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, फेरोचिलेटेज। और ये हमारे पास फाइनल रिएक्शन है और ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब इसके बाद क्या, आयरन इज ट्रांसफर्ड टू एरिथ्रोइड प्रीकर्सर्स एंड एंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया टू फॉर्म हीम। हीम को बनाने के लिए आयरन रिक्वायर्ड होती है, तो वो आयरन जो वो ट्रांसफर होती है टू द एरिथ्रोइड प्रीकर्सर्स। और वो आयरन कहाँ पे जाती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। क्योंकि जो फाइनल रिएक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होना होता है जहाँ पे आयरन और प्रोटोपोरफायरिन मिलते हैं। तो आयरन तो चली गई हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्या होगा, इफ प्रोटोपोरफायरिन इज डेफिशिएंट आयरन रिमेन्स ट्रैप्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। अगर प्रोटोपोरफायरिन ही नहीं होगा, मतलब प्रोटोपोरफायरिन की जो सिंथेसिस है उस पाथवे में कोई डिफेक्ट आ गया है, प्रोटोपोरफायरिन प्रेजेंट नहीं है, कम हो गया है प्रोटोपोरफायरिन, तो क्या होगा, जो आयरन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही ट्रैप हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म आ रिंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एरिथ्रोइड प्रीकर्सर्स। These cells are called ringed sideroblasts, hence the term sideroblastic anemia figure 5.2। तो जो हमारे पास आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें आयरन ट्रैप हो गई थी क्योंकि प्रोटोपोरफायरिन डेफिशिएंट थी, तो उसमें क्या होगा कि जो एरिथ्रोइड प्रीकर्सर्स हैं जहाँ पे आयरन आई थी जिसके माइटोकॉन्ड्रिया में, उनका जो न्यूक्लियस है वहाँ पे आयरन की वजह से क्या होगा, एक रिंग बन जाएगी। और फिर हम इन सेल्स को क्या बोलेंगे, रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट। इसलिए इस एनीमिया का नाम है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो मैं आपको फिगर 5.2 दिखाती हूँ। तो ये देखिए फिगर 5.2 है, रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट पर्शियन ब्लू स्टेनिंग की गई है इसमें। और ये हमारे पास रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट हैं। तो जो आयरन ट्रैप हो गई थी माइटोकॉन्ड्रिया में उसने न्यूक्लियस के अराउंड रिंग बना दी है। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कैन बी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया कंजेनाइटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। कंजेनाइटल डिफेक्ट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्स ALAs रेट लिमिटिंग एंजाइम। तो कंजेनाइटल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो ALAs रेट लिमिटिंग एंजाइम है, मतलब अमाइनो लेवलिनिक एसिड सिंथेटेज, वो प्रेजेंट ही ना हो, उसकी डेफिशिएंसी हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगा, उसकी वजह से हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, उसकी वजह से क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। एक्वायर्ड कॉजेज इंक्लूड, एक्वायर्ड सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया किस तरह हो सकता है, अल्कोहलिज्म, कोई बंदा है जो अल्कोहल पीता है बहुत ज़्यादा तो उसमें हो सकता है। अल्कोहल क्या है, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल पॉइजन है। तो हमारे पास जो लास्ट स्टेप होना था माइटोकॉन्ड्रिया में जो फेरोचिलेटेज करवाता है, मतलब प्रोटोपोरफायरिन और आयरन को जो कंबाइन करवाता है, तो अल्कोहल की वजह से क्या होता है कि फिर माइटोकॉन्ड्रिया में वो स्टेप नहीं होता। लेड पॉइजनिंग की वजह से
बी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। लेड पॉइजनिंग क्या करवाती है, इनहिबिट करती है ALD और फेरोचिलेटेज को। ये दोनों एंजाइम्स जो कि प्रोटोपोरफायरिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व थे। अमाइनो लेवलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज और फेरोचिलेटेज, तो ये दोनों इनहिबिट हो जाते हैं लेड पॉइजनिंग की वजह से। नंबर 3 पे विटामिन B6 डेफिशिएंसी। अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो कि एज अ कोफैक्टर रिक्वायर्ड था फॉर अमाइनो लेवलिनिक एसिड सिंथेटेज के लिए, रिक्वायर्ड कोफैक्टर फॉर अमाइनो लेवलिनिक एसिड सिंथेटेज ALAS, तो जब हमारे पास विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होगी तो अमाइनो लेवलिनिक एसिड सिंथेटेज जो एंजाइम है वो काम नहीं करेगा। तो क्या होगा कि प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगा, प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगा तो हीम नहीं बनेगा, हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। इस तरह एनीमिया हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली सीन एज अ साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि मोस्टली जो ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में आइसोनियाजिड ड्रग होती है उसकी वजह से होती है, उसका साइड इफेक्ट है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या होती हैं सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में? जो फेरेटिन है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास प्रोटोपोरफायरिन है वो कम हो गया है तो क्या होगा, आयरन ज़्यादा हो जाएगी। आयरन ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि वो ज़्यादा स्टोर होगी तो फेरेटिन हमारे पास बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास सीरम आयरन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोटोपोरफायरिन कम में आयरन बढ़ गई है और हमारे पास जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। वो क्यों कम होगी? क्योंकि जो हमारे पास ट्रांसफेरेंट के साथ आयरन को बाइंड करना था, तो अब हमारे पास आयरन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड कर रही है ट्रांसफेरेंट के साथ, तो हमारे पास जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफेरेंट फ्री फॉर्म में अब प्रेजेंट ही नहीं है। और इंक्रीज परसेंटेज सेचुरेशन हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज सेचुरेशन इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसफेरेंट है उसके साथ आयरन हमारे पास ज़्यादा बाइंड कर रही है। परसेंटेज सेचुरेशन क्या थी कि जब ट्रांसफेरेंट के साथ आयरन बाइंड करे, तो अब आयरन हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि प्रोटोपोरफायरिन कम है तो इसलिए परसेंटेज सेचुरेशन भी ज़्यादा हो गई। आयरन ओवरलोडेड स्टेट, मतलब कि आयरन बहुत ज़्यादा हो गई है और प्रोटोपोरफायरिन कम है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।